हेलो, by measure adopted by government to improve market system. इसका एक पॉइंट बता देता है। हाँ भाई, रेगुलेटेड मार्केट बता दे। ये करा था। आगे बढ़ाते हैं, खत्म करते हैं आज इसको। देखिए, मैंने एक टॉपिक कराया था आपको, मेजर एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। मेजर एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से मेजर अडॉप्ट किए हैं, तो इसी के ऊपर डिस्कस है पूरा टॉपिक। तो सबसे पहला जो मेजर था वो है रेगुलेटेड मार्केट। ये मैंने लास्ट तक आपसे डिस्कस कर लिया था, रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्कस हो चुका था रेगुलेटेड मार्केट का। सेकंड पॉइंट है जो आज इट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, ये क्या होती है? देखिए बच्चों, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी बहुत अच्छा ना, कहते हैं ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, जो हमने करा नहीं था चैप्टर सेकंड एग्रीकल्चर वाला, उसके अंदर भी इसका डिस्कशन हुआ था। तो देखिए, अगर ना सिंपल सी बात है, सिंगल फार्मर मार्केट में किसी गुड्स को सेल करने के लिए जाता है, तो ट्रेडर क्या होता है, ये अच्छा खासा एजुकेटेड होता है, ये एजुकेटेड होता है, पढ़ा लिखा बंदा होता है, एजुकेटेड होता है। तो बार्गेनिंग पावर में ना, अगर ये इसके 10 रुपीज किसी गुड्स के रेट बोलता है, तो बार्गेनिंग करके उसके रेट 3 रुपीज तक लगवा लेता है। कि मैक्सिमम जो इंडिया के फार्मर है वो क्या है, सारे के सारे फार्मर, मैक्सिमम फार्मर क्या है, जितने भी फार्मर्स हैं इंडिया में वो अनएजुकेटेड हैं। ऑलमोस्ट, ये नहीं बोलूंगा सारे अनएजुकेटेड हैं, लेकिन मैक्सिमम फार्मर अनएजुकेटेड है। अब तो इंप्रूव किया जा रहा है, सबकी एजुकेशन दी जा रही है, लिटरेसी रेट को बढ़ाया जा रहा है काफी हद तक रूरल एरिया में। तो एक सिंगल अगर फार्मर जाता था, एक इंडिविजुअल फार्मर जाता था, तो वो एजुकेटेड बंदे से बार्गेनिंग नहीं कर पाता था, इससे बार्गेनिंग में फेल हो जाता था, बार्गेनिंग में फेल हो जाता था बच्चे, कौन, फार्मर। लेकिन कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे बेटा कोऑपरेटली काफी सारे 4-5, मतलब जैसे 4 to 5 या 6-10 कितने भी फार्मर एक साथ जाएंगे, है ना, ट्रेडर के पास, और अपनी गुड्स की बार्गेनिंग करेंगे, और अपने गुड्स की ट्रेडर के साथ बार्गेनिंग करेंगे। अब ये बात, अब जो ट्रेडर होगा, ये ट्रेडर है, अब इससे बार्गेनिंग पावर करेंगे, तो इससे इनको क्या बेनिफिट मिलता है? पहली बात तो ये बेटर बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटी, जब एक साथ मिलके जाते हैं तो अपनी गुड्स की अच्छी बार्गेनिंग कर पाते हैं। बेटर बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटी, ये अच्छा मोल भाव कर पाते हैं। बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटी, में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाती है बेटर बार्गेनिंग करने की। सेकंड थिंग, उनको बेटर प्राइस मिल पाते हैं, बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, इन्हें अपने प्रोडक्ट के बेटर प्राइस मिल पाते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी यही होती है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा क्या बताया मैंने। बेटर बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटीज, ये मतलब अच्छी बार्गेनिंग कर पाते हैं जब एक फार्मर कोऑपरेटिवली एक साथ मिलके जाते हैं, तो इट इनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ अ फार्मर। ये बार्गेनिंग पावर इनहेंस करती है किसी फार्मर की। पहले एक इंडिविजुअल फार्मर जाता था जिससे अपने गुड्स के बेटा बेटर प्राइस नहीं मिल पाते थे, बार्गेनिंग पावर में सिंगल इंडिविजुअल होता था, फार्मर से फेल हो जाता था। बट जब 4-5 फार्मर एक साथ अपने गुड्स को सेल करने आते हैं, तो इट इनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर। ये फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर को इनहेंस करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है,
तो इसका सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट ने ये करा कोऑपरेटिव मार्केटिंग को इंकरेज करा। थर्ड पॉइंट गवर्नमेंट ने क्या करा, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउस। प्रोविजन मतलब एक नियम बना दिया एक तरीके से, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, फैसिलिटी, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। प्रोविजन कैसे बनाया, अगर आपको याद होगा कि भाई इंडिया के अंदर बहुत से जो ऑलमोस्ट फार्मर होते थे ना, जितने फार्मर होते थे इनके पास देयर इज नो फैसिलिटी फॉर स्टोरेज, नो फैसिलिटी फॉर स्टोरेज। फार्मर के पास ना अपनी क्रॉप को स्टोरेज करने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, फॉर स्टोरेज या फॉर स्टोर, शॉर्ट में लिख देता हूँ। अपनी क्रॉप को स्टोर करने के बाद अपनी क्रॉप को स्टोर करने के लिए इनके पास बिल्कुल ही फैसिलिटी नहीं थी। तो जिसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता था, याद आएगा आपको, डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, डिस्ट्रेस सेल। अब डिस्ट्रेस सेल को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, चाहे वो गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट होती है इंडिया के अंदर, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने दोनों क्या करा, इंकरेज करा कि दोनों को बोला गया, दोनों गवर्नमेंट ने कहा अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है कोई भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आएगा तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर हाउस प्रोवाइड कराएगी। जैसे भी मोदी जी ने वो प्लानिंग करी है, तो वही उसमें क्या हुआ है, उसके भाई खिलाफ खड़े हो गए हैं फार्मर तो। लेकिन उनका आज के दिन जो क्रॉप एकदम बिल्कुल लैंड लैंड का जो एक्सप्लोटेशन होता था इतना ज्यादा होता था इस टाइम पे, जब हमने वो पढ़ा भी था इसके बारे में चैप्टर सेकंड में एग्रीकल्चर वाले में। तो लेकिन इन सबको तो काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। लोअर प्राइस, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल। ठीक है, इन्हें डिस्ट्रेस सेल करनी थी। अब इसको अवॉइड करने के लिए, डिस्ट्रेस सेल को अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने इनको वेयर हाउस की फैसिलिटी दे दी है फार्मर को, कि जिस फार्मर का कोई गुड सेल नहीं होता वो अपने गुड्स को किसमें रख सकता है, वेयर हाउस में रख सकता है, उसे डिस्ट्रेस सेल करने की नीड नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4, इसके बाद होता है जैसे एक होता है सब्सिडी ट्रांसपोर्ट। सब्सिडी ट्रांसपोर्ट, क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, दिमाग से निकल रहा है। सब्सिडी ट्रांसपोर्ट, सर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, हाँ जी। सर आपने सेंट्रल और ये वाला बताया सर, इसमें आपकी आवाज़ बीच में हो गई थी शायद, सर आवाज़ नहीं आ रही अच्छा, थी। एक मिनट, अब आ रही है फिर। हाँ सर अब तो आ रही है। हाँ, ये बताऊँ क्या होता था बच्चे, ये ना अपने अपनी क्रॉप को स्टोर नहीं कर पाते थे। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे दिल्ली के अंदर स्टेट गवर्नमेंट कौन है, आम आदमी पार्टी, और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी। तो ये लोग ना वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आजादपुर मंडी है, आपने सुना होगा ये नाम, है ना। तो वहाँ पे क्या कर रखा है, वहाँ ना वेयर हाउस बने हुए हैं बहुत सारे। आप यहाँ गाजीपुर मंडी में भी जाओगे, यहाँ पे भी बहुत सारे वेयर हाउस बने हुए हैं। तो गाजीपुर मंडी को किसने कंट्रोल में ले रखा है, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखा है। मतलब वहां पे जो वेयर हाउस ले रखे होंगे जिस गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जैसे एमसीडी है, एमसीडी पे किसका राइट है इस समय, बीजेपी का राइट है। तो बीजेपी का राइट है, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना। तो एमसीडी पे बीजेपी का राइट है, तो इसलिए अब जितने भी मतलब एमसीडी के अगर वेयर हाउस होंगे, एमसीडी के वेयर हाउस होंगे, तो उसपे बीजेपी का राइट है ना। तो बीजेपी किसमें आती है, सेंट्रल के अंदर आती है। तो उसके वेयर हाउस सारे किसके अंदर आएंगे, सेंट्रल के अंदर आएंगे। मतलब और अगर कोई डिपार्टमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उसके जो वेयर हाउस आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। ठीक है, तो कहने का मीन्स है कि जो भी इनको वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, प्रोविजन बनाया गया गवर्नमेंट ने कि जो भी फार्मर होगा उसको डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। फिर एक होता है सब्सिडी ट्रांसपोर्ट। अगर आपको याद होगा, फार्मर होते थे ना, अपने गुड्स को लोअर प्राइस पे सेल कर देते थे। क्यों, क्योंकि उनका अपने लोकल मार्केट में सेल करना पड़ता था। लोकल मार्केट में अपने गुड्स को उनको सेल करना पड़ता था, उनके पास ऑप्शन नहीं होता था अपने गुड्स को अर्बन एरिया तक लेके जाने का। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको क्या प्रोवाइड कराया, सब्सिडी ट्रांसपोर्ट। कभी आपने मॉर्निंग के अंदर, अगर आपने मालगाड़ी सुनी होगी या देखी भी होगी कई बार, कभी ट्रेन जब निकलती है तो उसके बगल से मालगाड़ी आती है, तो पर डे ना बहुत सारा स्टॉक एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है। उनका जो फेयर होता है बहुत चीप होता है। अगर आप एक एक 40 kg का कोई गुड्स भेज रहे हो, अगर अगर आप अपना गुड्स भेज रहे हो तो इसका फेयर होगा मान लो 160 रुपीज। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर गुड्स है, अगर वो एग्रीकल्चर गुड्स है तो उसका रेट होगा सिर्फ 2 रुपीज
₹2 या ₹3, मतलब गवर्नमेंट ने उनका रेट। क्या वॉइस नहीं आ रही बेटा मेरी? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। तो किसी को वॉइस नहीं आया तो मुझे बोलना है यार, है ना, क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हैं ना, थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ इसलिए। देखिए मैंने बोला है, अब एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने बोला सब्सिडी ट्रांसपोर्ट। सब्सिडी ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, कोई फार्मर होते थे अपने गुड्स को बच्चों लोकल मार्केट में सेल करते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो अपने गुड्स को अर्बन एरिया में लेके जाएंगे तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई होती थी, जिससे उनकी क्रॉप की वैल्यू भी बहुत, उसके रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाते थे, उससे मार्केट मतलब उसकी अर्बन एरिया में मार्केट डिमांड डिक्रीज हो जाती थी। अब उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने इंकरेज करने के लिए क्या करा, गवर्नमेंट ने सब्सिडी ट्रांसपोर्ट इशू करा। गवर्नमेंट ने बोला जो भी फार्मर अपने गुड्स को अर्बन एरिया तक पहुंचाना चाहता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएगी, गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएगी, गवर्नमेंट उसके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। जैसे ट्रेन के थ्रू पर डे हमारी हमारी स्टेट के अंदर मिल्क आता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स आते हैं, तो उनका फेयर बहुत ज्यादा चीप होता है, उनका फेयर बहुत ज्यादा चीप होता है। जब भी तो एक फार्मर अपने गुड्स को, आज के महाराष्ट्र से हमारी ये जितने अनार वगैरह आते हैं महाराष्ट्र से आ रहे हैं हमारी यहाँ पे दिल्ली में, है ना, बहुत सा फूड आइटम है, जैसे एमपी से हमारे यहाँ पे वीट वगैरह आते हैं बहुत ज्यादा दिल्ली में, इनका रेट बहुत चीप होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो भी एक स्टेट से कोई दूसरी स्टेट में अगर कोई भी फूड ग्रेन आइटम जाएगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स रेट बहुत डाउन कर देती है। कोई भी जो नेसेसरी गुड्स है फॉर ह्यूमन, तो उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन देती है, मतलब उसका फेयर बहुत ज्यादा चीप कर देती है गवर्नमेंट, जिससे कि एक फार्मर को उसकी गुड्स के बेटर प्राइस मिल सके, कहाँ पे, ना अर्बन एरिया। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडी पर, ताकि वो अपने गुड्स को मार्केट में अच्छे रेट पर सेल कर सकता है। और बच्चों एक पॉइंट फिफ्थ है, याद आ जा, एक पॉइंट और था, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू सेफ गार्ड, टू सेफ गार्ड, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। ये बच्चों क्या लिखा मैंने, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। फार्मर जितने भी फार्मर्स है बच्चे, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू सेफ गार्ड और द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, फार्मर के मतलब फार्मर के फायदे को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने, जिसका नाम क्या होता है, एमएसपी। आपने सुना ही होगा, ये तो अभी चल ही रहा है किसान बिल में। एमएसपी हो गया, बफर स्टॉक हो गया आपका, बफर स्टॉक हो गया, ठीक है, बफर स्टॉक के बाद एमएसपी हो गया, बफर स्टॉक हो गया, और एक और था पीडीएस। पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक फार्मर के लिए ये तीनों कंडीशनें पास कर रखी है, दिल्ली के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर ये तीनों कंडीशनें पास कर रखी गवर्नमेंट ने फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या करता है, टू सिक्योर फार्मर, फार्मर को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड एमएसपी, बफर स्टॉक एंड पीडीएस। एमएसपी का मतलब था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इसमें जैसे एक फार्मर है, आप में से कोई बच्चा फार्मर है और वो अपनी गुड्स को सेल कर रहा है ₹10 kg, तो उसको लगता है उसके प्राइस को सफिशिएंट नहीं मिल रहे हैं उसको के, तो गवर्नमेंट उसको इंकरेज करती है कि तू अपने गुड्स को ना ₹15 kg की जगह ₹20 kg में मार्केट में सेल कर। तो अगर कोई आपसे गुड्स को परचेस नहीं करेगा तो मैं ₹15 पे लेने के लिए रेडी बैठा हूँ, गवर्नमेंट हूँ मैं। तो इसी प्राइस को क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब फार्मर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि इतना प्राइस हमें हर हालत में मिलना ही चाहिए, तो मतलब आपको इतना प्राइस हर हालत में मिलेगा, तो इट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, टू इंकरेज द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, मतलब फार्मर के इंटरेस्ट को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या अप्लाई किया बच्चों, एमएसपी अप्लाई किया, कि फार्मर अपने गुड्स को सेल करने से ज्यादा डरे नहीं, ना ज्यादा कहते हैं ना डिमोटिवेट हो, बहुत ज्यादा फार्मर सुसाइड कर लेते हैं, इन सबको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा करा। सेकंड इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है, बफर स्टॉक एक ऐसी कंडीशन होती है, बफर स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, जो गुड्स फार्मर का नहीं सेल हो रहा होता एमएसपी वाले रेट पर, उसको खुद गवर्नमेंट परचेस कर लेती है और उसको अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लेती है, किसके लिए, फॉर फ्यूचर। तो उसी स्टॉक को बफर स्टॉक करते हैं। इस स्टॉक का यूज कब किया जाता है, इन द टाइम ऑफ शॉर्टेज, जब मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो इस गुड्स को उस समय यूज किया जाता है ना। और लास्ट में पीडीएस। पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप वो भी बोलते हैं इसको। ये राशन शॉप होती क्या है, तो राशन शॉप के अंदर क्या होता है, जिसका भी राशन कार्ड बना होगा, एक बीपीएल होता है, एक एपीएल होता है, मैं एपीएल बोल रहा हूँ,
एक बीपीएल होता है बिलो टू पॉवर्टी लाइन, और एक होता है यार उसका नाम भूल रहा हूँ मैं क्या होता है राशन कार्ड का, एक नॉर्मल राशन कार्ड बनता है सब लोगों का, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, है ना। बीपीएल हर किसी का नहीं बनता, वो बिलो टू पॉवर्टी लाइन वाले एफडीएस लोगों के होता लिए सर, बनता है। एफडीएस। क्या होता है? एफडीएस। एफडीएस? यार एफडीएस होता है पक्का। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो हो गया, ऐप से क्या होगा? फूड तो नहीं है? नहीं फूड नहीं होगा यार, चल मैं यही है देखूंगा। सर, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी मैसेज, हाँ हमारा तो ऐसा है ही नहीं। सर वो तो पब्लिक होता है। क्या होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? यस सर। बेटा पीडीएस तो राशन की शॉप हो गई ना, लेकिन इसमें जो कार्ड बना था कार्ड की बात कर रहे हैं हम। जैसे बिलो टू पोर्टल एंड बीपीएल कार्ड होता है, इसी तरीके से एक पीडीएस कार्ड होता होगा मे बी, ये हो सकता है, या फूड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड होगा मे बी, इसके मुझे अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन जब भी मैंने एकदम मानव को बोला कि शायद मैंने कभी अभी पढ़ा था ना, मुझे याद नहीं है अभी तक। लेकिन आप अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, पीडीएस क्या होता है मैं बताता हूँ, पीडीएस आपको होता है सर, याद आता है पीडीएस। अभी बताता हूँ। पीडीएस पीडीएस ही बता रहा हूँ, पीडीएस कार्ड होता है फिर वो, पब्लिक यस डिस्ट्रीब्यूशन सर, सिस्टम पीडीएस कार्ड। ही होता है सर। ठीक है ठीक है। पीडीएस होता है, एफडीएस में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एफडीएस मैंने भी नहीं सुना। फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या जहाँ चाउमीन बट रही है क्या, या मोमोज बट रहे हैं मानव? तेरे से कुछ नहीं पता। तुमने और कंफ्यूज कर दिया मुझे भी, मैं भी सोच रहा फूड बट रहा है। देखो पीडीएस में होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड है, पीडीएस कार्ड होता है। पीडीएस कार्ड के अंदर बच्चों क्या होगा, जिसका भी पीडीएस कार्ड बना होगा भाई उसको, जैसे अगर आप वीट मार्केट में परचेस करोगे तो उसका रेट 28 रुपीज केजी चल रहा होगा, बट पीडीएस के अंदर परचेस करोगे अकॉर्डिंग, अगर राशन कार्ड के अकॉर्डिंग परचेस करोगे तो वही गुड्स आपको जो 30 का मिल रहा होगा राशन शॉप पे, वो गुड्स आपको 5 रुपीज पर केजी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, पीडीएस किसके लिए होता है, एक पुअर पब्लिक के लिए या जनरल पब्लिक के लिए होता है पीडीएस। और जो बीपीएल होता है वो एक पुअर पब्लिक के लिए होता है, जो बिलो टू पोवर्टी लाइन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट होते हैं इसके जो हमने डिस्कस करे। मेजर टू अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर अडॉप्ट करे हैं। रेगुलेटरी मार्केट बनाई, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी बनाई जहाँ कुछ लोग मिलकर बार्गेनिंग करते हैं। प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने उनके लिए वेयर हाउस ओपन करवाए। सब्सिडी ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी देनी स्टार्ट करी। कोई भी फार्मर अपने गुड्स को अर्बन एरिया तक सेल करना चाहता है तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, फार्मर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 3 पॉलिसी अडॉप्ट करी। फर्स्ट इज एमएसपी, सेकंड इज बफर स्टॉक, एंड लास्ट वन इज पीडीएस। बफर स्टॉक मिनिमम एमएसपी आपको बताइए, जिसमें फार्मर को इंश्योर किया जाता है कि आपको अपने गुड्स के मिनिमम प्राइस में मिलेंगे, चाहे आपका गुड्स मार्केट में सेल हो, अगर नहीं सेल होता तो गवर्नमेंट उस प्राइस पर परचेज कर लेती है। सेकंड होता है बफर स्टॉक, बफर स्टॉक भी आप लोगों को सबको पता ही है। बफर स्टॉक का यूज गवर्नमेंट कब करती है, जब किसी चीज की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है तो गवर्नमेंट के अंदर जो स्टॉक रखा होता है गवर्नमेंट उसको रिलीज कर देती है मार्केट में टू स्टेबलाइज प्राइस, ताकि मार्केट के अंदर प्राइस क्या और सर स्टेबल रहे। एमएसपी से सर गवर्नमेंट का लॉस नहीं होगा? गवर्नमेंट का एमएसपी क्यों गवर्नमेंट ने अप्लाई करा है, गवर्नमेंट ने एमएसपी इसलिए अप्लाई करा है कि ताकि भाई वो मिनिमम रेट पर, कहते हैं ना एक, ये गवर्नमेंट हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए वर्क करती है। अब इंडिया के अंदर बहुत से काम होते हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं करे जाते, वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, तो एमएसपी इज वन ऑफ दैट। तो उनमें से एक एमएसपी भी इम्पोर्टेंट टूल्स है जिसके थ्रू एक मिनिमम प्राइस दिया जाता है फार्मर्स को, ताकि वो अपनी, भाई अगर मैंने बोल दिया फार्मर को, वही फार्मर कहते हैं ना इंडिया इज एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान इकोनॉमी है। मतलब जहाँ पे मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है, बहुत बड़ी हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो किसमें इंगेज है, वो एग्रीकल्चर में इंगेज है। तो इसलिए गवर्नमेंट इनके इनके वेलफेयर के लिए वर्क करती है। गवर्नमेंट इनको लोन प्रोवाइड करने लगी आजकल, गवर्नमेंट इनका इंश्योरेंस तक करा देती क्रॉप का, कि अगर आपकी क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती और आपकी क्रॉप ड्रॉट हो जाता है किसी वजह से, तो आपको इतना पैसा हर हालत में मिलेगा। तो बहुत सारी गवर्नमेंट इनको फैसिलिटी देती है। तो गवर्नमेंट यहाँ प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती, गवर्नमेंट यहाँ वेलफेयर के लिए वर्क करती है। दीप्ति आई हो आज? दीप्ति नहीं आई ना आज? आइए सर। आई है, फिर बाद में आई होगी दीप्ति। बच्चों कोई एक्सप्लेन करेगा पॉइंट, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ।
हाँ जी, मानव आप कर दो भाई आज, मानव रावत आप कर दो। सर पूरा करना है 5 ही तो पॉइंट है, पूरा तो है ही नहीं यार कुछ, तो सर। छोटा। अच्छा। सर पहला तो सर रेगुलेट मतलब सर मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं जिससे हमारा सर मार्केटिंग सिस्टम इम्प्रूव हो सके, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। तो सर पहला स्टेप है हाँ जी, हमारा रेगुलेटेड मार्केट, जिसमें सर क्या कहते हैं फार्मर्स मतलब किसी भी मार्केट में जाके अपना स्टॉक बेच सकते हैं। और उसके बाद सर आता है कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, जिसमें सर जो फार्मर्स हैं वो प्राइवेट फर्म्स को अपने क्या कहते हैं क्रॉप्स को बेच सकते हैं। और सर ये इसमें थोड़ा फार्मर ना एक साथ कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं, कलेक्टिव मिलके फार्मिंग करते हैं, और जो बुश सेल करते हैं वो आपस में एक साथ मिलके उसकी बार्गेनिंग करते हैं। उसके बाद सर थर्ड पॉइंट है प्रोविजंस ऑफ वेयर हाउसिंग एंड फैसिलिटीज, जिसमें सर क्या कहते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है फार्मर्स को कि अगर उनका स्टॉक ज्यादा हो जाए तो वो अपने वेयर हाउसेज में स्टोर कर सकें। उसके बाद सर फोर्थ पॉइंट है सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन। तो सर इसमें क्या है कि क्या कहते हैं जो फार्मर्स अगर अर्बन एरियाज में अपने क्रॉप सेल करना चाहते हैं पर उनको क्या हाँ कहते जी, हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, इसके चक्कर में जो अर्बन एरियाज में क्रॉप सेल होंगे वो उनकी प्राइस बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करके इसकी कॉस्ट कटिंग कर देती है, जिसकी वजह से दोनों तरफ मतलब प्राइस भी कम रहता है और डिमांड भी फार्मर के क्रॉप की रहती है। उसके बाद बिल्कुल। सर इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट सेफ गार्ड। सर ये एंड में क्या लिखा है सर इम्पोर्टेंट आपने? इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। सर इसमें सर क्या कहते हैं एमएसपी बफर स्टॉक्स और पीडीएस सिस्टम सर फार्मर्स को दिए जाते हैं, जिसमें सर एमएसपी होती है सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें अगर क्या कहते हैं फार्मर का क्रॉप कोई नहीं खरीदता तो गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट करती है कि अगर आपका क्रॉप इससे नीचे बिक रहा है तो आप हमें आगे बेच सकते हो, जैसे 15 रुपीज उन्होंने सेट कर रखा है एक एग्जाम्पल। बफर स्टॉक में भी सर मतलब सेम ही है सर एक तरीके से। और पीडीएस सिस्टम होता है सर आपका राशन कार्ड्स जो वो अलॉट करते हैं सर फार्मर्स को। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो भाई अब आगे करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये हुआ जो अभी हमारा सीन। अब काफी बच्चे कहते हैं सर हमारी बुक में एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो यार थोड़ा आप भी रीड कर लेना, है ना, क्योंकि आप 12th में हो, 6th क्लास में तो होने की जितना मैं करा रहा हूँ वही एकदम एक्यूरेट आएगा। मैं तो मतलब मैक्सिमम वो पॉइंट करा देता हूँ जो कॉमन पॉइंट होते हैं ना हर बुक के अंदर। जैसे अभी अभी मैं एक बुक उठाऊंगा उसके अंदर 10 पॉइंट लिखे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है, एक बुक है उसमें 4 ही पॉइंट दे रखे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट भी होते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ठीक है अपना सर। भी पॉइंटों को लर्न करे करो। हाँ जी, क्या बोले सर मानो। हाँ सर जी, मैं कह रहा बोलो। था कि सर एक जो ये वाला पॉइंट था कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग वाला, हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये तो सर पहले से ही गवर्नमेंट ने वो कर रखा है, अप्लाई कर रखा है। तो जो भी न्यू फार्म लॉ बिल आया तो उसको सर फार्मर सब अपोज क्यों कर रहे हैं? यार देखो मैं बताऊं, अगर ना आप न्यू पॉलिसी के ना देखिए, जो न्यू पॉलिसी है ना उसके कुछ मेरिट भी है, उसके कुछ डिमेरिट भी है, लेकिन डिमेरिट उसके ज्यादा दिख रहे हैं, फार्मर्स को डिमेरिट ज्यादा दिख रहे हैं। अगर उस पॉलिसी को मैं देखो अभी आपको यही थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि क्या है, देखो फार्मर की क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन हो गई है, बट वही वाली बात है ना कि अब इनको वो चीज थोड़ी सही नहीं लग रही है। अब फार्मर्स को लग रहा है भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो इनके साथ कुछ चीजें बहुत सही हो रही है, हर चीज के मेरिट और डिमेरिट दोनों है। इससे जो ये आ रहा है ना, ये नया बिल पास हो रहा है, इसके मेरिट भी है डिमेरिट भी है, लेकिन अगर फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई जो उसमें पढ़े लिखे फार्मर है वो तो उनको उनको डिमेरिट ही होगा, क्योंकि जो कमाई तो जितने हैं एजुकेटेड फार्मर करते हैं ना, जो एक हमारी कंट्री के अंदर मैक्सिमम फार्मर से पुअर है, उनको तो इस पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं, ना उनको कुछ बेनिफिट होगा उनके लिए, बल्कि फायदा है, नुकसान इनको हो रहा है जो रिच फार्मर है। तो रिच फार्मर इससे ज्यादा उसमें खड़े हो रहे हैं अगेंस्ट में, और उनके साथ भाई जो अनएजुकेटेड फार्मर है वो तो उनके पीछे भी चलते ही हैं। तो यहाँ पे असल में मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी डिस्कस करूंगा आपसे। देखो, जो इसका मैंने जब आपको बताया था ना कि मार्केटिंग सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, एक तो अभी हमने बड़ा पॉइंट, एक सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल, द मार्केटिंग
मार्केटिंग चैनल, अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल क्या होता है, ये काफी बुक के अंदर दिया नहीं है वाला पॉइंट, तो इसे मे भी संदीप घर में दिया हो लेकिन मुझे याद नहीं है। ये तो याद है, नोट्स में बनाए थे अपने। तो इसमें क्या होता है, इसमें फार्मर को ना, देखो एक फार्मर है, अगर अपने गुड्स को डायरेक्ट किसको बेचता है, बायर को सेल करता है। ये बायर है और ये फार्मर है। फार्मर है तो भाई इस फार्मर को प्रॉफिट क्या मिलता है, सारा प्रॉफिट किस फार्मर के पास जाता है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है किस फार्मर के पास जाता है, इस फार्मर के पास जाता है। मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट किसको मिलेगा, फार्मर को मिलेगा। तो डायरेक्ट सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, टू दी बायर। लेकिन अगर गवर्नमेंट, अगर कोई फार्मर है अपने गुड्स को किसको सेल कर रहा है, मिडल मैन को। अगर मिडल मैन बीच में आया तो पूरी कहानी बिगड़ जाती है, क्योंकि अब मिडल मैन सेल करेगा बायर को। अब मिडल मैन जब बायर को सेल करेगा तो एक प्रॉफिट का पार्ट, अगर मान लो 10 रुपीज का पहले प्रॉफिट होता था, फार्मर को प्रॉफिट होता था 10 रुपीज का पर केजी पर, तो अब मिडल मैन के आने से वो प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा, 4 रुपीज का हो जाएगा, तो 6 रुपीज प्रॉफिट एक आ जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग के चैनल में क्या होता है, गवर्नमेंट इस मिडल मैन को हटा देती है। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल में क्या होता है, गवर्नमेंट इस मिडल मैन को हटा देती है और इसकी जगह पर गवर्नमेंट दिस चैनल फार्मर डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर। इस चैनल के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर इन लोगों को हटाकर, मिडल मैन को हटाकर, दिस चैनल फार्मर, इस चैनल के अंदर फार्मर्स होते हैं, अपने गुड्स को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, डायरेक्टली सेल देयर गुड्स या यू कैन प्रोड्यूस या क्रॉप, कुछ भी लिख सकते हो आप, प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर। वो कंज्यूमर या बायर को अपने गुड्स को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। कैसे सेल कर सकते हैं मैं बताता हूँ। कंज्यूमर, द सिस्टम इंक्रीज फार्मर शेयर इन द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। दिस सिस्टम increase farmer share in the price paid by the consumer paid by the consumer paid by the consumer। देखिए गवर्नमेंट ने क्या करा है इसमें, आपको अब इसका मेन टॉपिक समझना है। क्या होता था, एक ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल, बस फिनिश हो जाएगा, छोटा सा पॉइंट है। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल से क्या होता है, गवर्नमेंट ना पहले क्या करती थी, पहले फार्मर क्या करता था, अपना गुड मिडिल मैन को सेल करता था, फिर जाके बायर को सेल करता था। गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल में क्या करा है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी रखी है किसके सामने, फार्मर के सामने, कि वो अपने गुड्स को डायरेक्ट सेल कर सकता है। किसको सेल कर सकता है, बायर को या कंज्यूमर को। तो गवर्नमेंट ने मिडिल मैन को हटा दिया। तो इस चैनल के अंदर क्या होता है, दिस चैनल farmer directly sell their produce to the consumer. This system increase farmers share in the price paid by the consumer। मतलब जो कंज्यूमर प्राइस पेड कर रहा है उसमें अपना फार्मर का शेयर इंक्रीज हो जाएगा। पहले शेयर कितना होता था 4, अब इंक्रीज होकर 10 हो जाएगा, मतलब 6 रुपीज का शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या करा है, गवर्नमेंट ने इसकी जगह पर डिफरेंट एग्जाम्पल करे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने पंजाब का एरिया आपने सुना होगा, पंजाब में और हरियाणा में, है ना, और इवन राजस्थान में भी गवर्नमेंट ने क्या करा है, यहाँ पे अपनी मंडी स्टार्ट करी है। क्या स्टार्ट करी है, अपनी मंडी। अब अपनी मंडी में क्या होता है, अपनी मंडी में फार्मर डायरेक्ट जाते हैं और अपने गुड्स को डायरेक्ट सेल करते हैं। किसको, फार्मर को। किसी मिडल मैन या किसी कमीशन एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरीके से हाथरस मंडी का एग्जाम्पल मत देखो, काफी बुक में दिया नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है सर, ये स्टेट गवर्नमेंट की होती है सर? ये बच्चे स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। ये जैसे अपनी मंडी है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की है। तो भाई अभी ये हटाया गया ना, ये मिडिल मैन।
हाँ मिडल मैन वाला अभी नहीं, मतलब काफी टाइम हो गया उसको हटाए हुए तो। अभी जो हुआ है ना, अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो थोड़ा सा मैं उसका आज आपको बताऊंगा क्या हुआ है वो प्रॉब्लम। एक है एक है अदास पर हेडस पर मंडी, ये पुणे में है, ये पुणे APMC शहर में है। हाँ जी। और मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि कौन सा और था, रायसू बाजार, रायसू बाजार, ठीक है। ये स्पेशली किसका है, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये जो बाजार है रायसू बाजार, ये स्पेशली वेजिटेबल्स का है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए है ये बाजार। और ये कहाँ पे है, ये बाजार है हमारा आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये वाले बाजार रायसू बाजार। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये लास्ट वाला जो पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ। सेवरल नेशनल नेशनल एंड इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन एंड होटल also hotels are also entering into contract with the farmer, जिसके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि ये भी पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ये मैंने पूरा पॉइंट बता दिया थोड़ा करते करते। इस चैनल में क्या होता है ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। गवर्नमेंट इसमें स्पेशली क्या करती है, गवर्नमेंट इसमें क्या करती है कि जो मिडल मैन होता है उसको हटा देती है और एक फार्मर अपने गुड्स को डायरेक्ट सेल कर पाता है। एक फार्मर अपने गुड्स को क्या कर पाता है, बच्चों डायरेक्ट सेल कर पाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या करा, पंजाब हरियाणा राजस्थान में अपनी मंडी स्टार्ट करी, अदरसर मंडी स्टार्ट करी गवर्नमेंट ने। पुणे में इसी टाइप की मंडी थी वो सेम, जहाँ पे एक फार्मर अपने गुड्स को डायरेक्ट जाके सेल कर सकता। और रायसू बाजार स्टार्ट करा, ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट करा। इसका जो मेन फोकस था वेजिटेबल और फ्रूट के लिए था। एंड लास्ट वन सेवरल नेशनल, बहुत सारी कुछ अलग अलग सेवरल इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल कुछ ऐसे फास्ट फूड चेन या होटल्स हैं और ऑल्सो एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर, जो फार्मर के साथ आगे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, जैसे एक फार्मर का लैंड है, जैसे एक फार्मर है उससे, तो अब मान लीजिए एक ब्रिटानिया कंपनी है, ब्रिटानिया कंपनी है, ब्रिटानिया कंपनी है, ये एक फार्मर है, इस फार्मर से कॉन्टेक्ट करती है कि तेरा ये लैंड है ना, इस लैंड पे तो केवल वीट को ग्रो करेगा, क्योंकि बिस्किट को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल के तौर पे। तो इस फार्मर से कॉन्टेक्ट कर लेगा कि जो तू वीट ग्रो करेगा ना, उस वीट का रेट मैं तुझे 10 रुपीज से 20 रुपीज पर केजी दूंगा। अब भाई पूरे प्रोसेस में पूरे 6 मंथ लग जाते हैं, 6 मंथ लगते हैं। अब आफ्टर 6 मंथ इसके रेट 20 रुपीज से 26 रुपीज हो जाए, है ना। तो फार्मर को क्या होगा, फार्मर ये नहीं बोल सकता कि सर अब मुझे आप 26 रुपीज दोगे, कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ था, 20 रुपीज में, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। तो इस टाइप की फार्मिंग भी ये फार्मर को क्या करती है, एश्योर कराती है कि आपको इतने आपके गुड्स के रेट इतने हर हालत में मिलेंगे, आपको अपने गुड्स के इतने, जितने लैंड में आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे इतना आपको अपने गुड्स के रेट हर हालत में मिलेंगे, इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। तो बहुत सारी कंपनी है ना, लिखा नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी एंटरिंग कर रही है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ करती है फार्मर के साथ करती है। तो इससे डायरेक्ट फार्मर का किससे रिलेशन होता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से रिलेशन होता है। सर फार्मर कहीं और नहीं बेच सकता? यही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यही तो मेन मुद्दा है जो आपने क्वेश्चन करा है कि फार्मर कह रहा है कि अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के कहीं और सेल करने जाऊं तो उसके क्या रेट रहेंगे। तो इन्हीं चीजों को लेके ना, मतलब फार्मर कह रहा है कि अगर, मतलब इन्हीं कंडीशनों के ऊपर ये चल रहा है पूरा का पूरा जो चल रहा है ना किसान बिल, इसी कंडीशन के ऊपर चल रहा है। कोई कह रहा है मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तोड़ना चाहता हूँ, अगर मैं उस समय मार्केट के अंदर सेल करूंगा, रेट चल रहे होंगे हाई, तो मैं वहां सेल कर दूंगा। तो इसी के ऊपर ये पूरा बिल चल रहा है। और मतलब 3 चीजें हैं, 3 लॉ है इसके अंदर।
मैंने आपको एक दिन और बोला था इसके ऊपर एक क्लास रख दूंगा अगर तुम्हें अच्छी तरीके से सुनना है तो, क्योंकि इसे बताने के लिए पूरे डिटेल में जाना पड़ेगा। तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट देखो। अब तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट मैंने अभी डिस्कस करा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होती है जब एक फार्मर होता है तो एक फार्मर का लैंड ना कोई ऑक्युपाइड कर लेता है कुछ टाइम के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जैसे जॉइंट वेंचर आपने पढ़ा होगा, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए मतलब या एक टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कि आप अपने लैंड पे इस क्रॉप को ग्रो करोगे और उसी क्रॉप को ग्रो करोगे, उनके लिए रेट पहले फिक्स कर दिए जाते हैं। लेकिन अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एकदम सही है, लेकिन जो फार्मर्स थे इसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, कह रहे नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर हम अपने गुड्स को मार्केट में जाके अगर हमें रेट अच्छे मिल होंगे तो हम मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट भी वो जा रहे हैं कुछ चीजों में, कुछ फार्मर अगेंस्ट जा रहे हैं, कुछ सपोर्ट में जा रहे हैं। तो इसलिए विवाद इतना बड़ा हो चुका है। और ये तो एक छोटा सा पॉइंट है, जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो दो बिल कर रहे हैं, स्टार्टिंग का फर्स्ट और थर्ड वाला, ये सेकंड बिल है जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, ये इसके इसके अगेंस्ट ज्यादा नहीं है, इसके तो सपोर्ट में काफी हद तक। बट जो दो है फर्स्ट वाला थर्ड वाला उसके अगेंस्ट है जब मानव चले भैया आगे। दीप्ति आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। आज कहाँ पे तुम? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सर वो मैं बाहर थी सर, अभी अभी घर पहुंची हूँ। अच्छा तो बाहर से क्लास ले रही थी क्या इंजीनियर से? यस सर। अच्छा सही है। काश मैं भी बाहर पढ़ा पाता तो मैं भी कहीं भी खड़ा होकर पढ़ा देता। बच्चों ये इसमें आप बस इस पूरे टॉपिक के अंदर जो अल्टरनेटिव वाला हमने पढ़ा था ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, इसमें एक तो वैसे मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा तो उसमें होगा, ठीक है। उसके अंदर ये लिखा भी होगा कि कौन सी फार्मिंग स्ट्रैटेजी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग स्ट्रैटेजी थी। ये अब आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पता चल गया है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी मुझे काफी बच्चे उनके स्कूल में यूटी वगैरह हो रहे हैं ना, तो क्वेश्चन भेज रहे हैं मुझे, सेंड कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड ही भेज रहे हैं। एक ने किसान बिल से रिलेटेड क्वेश्चन भेजा है मुझे, अभी कोविड से रिलेटेड भेजा है। रूपाली ने क्वेश्चन भेजा था मुझे, उसके अंदर क्या था बताया था मैंने, डेप्रिशिएट डिमांड का क्वेश्चन था, लेकिन वो बता रखा था कि दिल्ली से बहुत सारे लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हैं अभी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पॉइंट आएगा आपको इकोनॉमिक्स का, बट वो किसी ना किसी सिचुएशन से ज्वाइन कर देगा। और आपको तभी पता ही है हमारी कंट्री के अंदर नए नए चेंजेस आते आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो इनसे रिलेटेड ही करंट अफेयर बन के ही आपका बन जाएगा क्वेश्चन जो भी बनेगा इकोनॉमिक्स में, मतलब जो कि हेलो डाइवर्सिफिकेशन। हाँ जी सर, आपकी आवाज चले आ रही है बीच में। सही नहीं आ रही है? हेलो आपका तो वॉइस आ रही है नेटवर्क मेरी? स्टेबल है। हाँ सर, अब आ गई। यार इधर मेरा वाईफाई बार बार बंद हो रहा है ऑन हो रहा है, इधर सर मोबाइल वो के डाटा से पड़ा। थोड़ा आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। सर भाई बता तो रहे हैं सर, रुक जा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी लास्ट टॉपिक है बच्चों। इसके बाद चैप्टर हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंथी है बट ये लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर फिनिश हो गया फिर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर आप डाइवर्सिफिकेशन ढूंढ रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन का मीन्स क्या होता है पहले मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन का मीन्स बताता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊँ आपको मैं। जैसे आपने सुना होगा पतंजलि, पतंजलि भी बोलते हैं सिर्फ पतंजलि या पतंजलि, ठीक है। तो पतंजलि है, सबसे पहले इसने अपनी क्या लॉन्च की थी, मेडिसिन लॉन्च की थी, जो प्लांट से बनी होती मेडिसिन है, जैसे शंख पुष्पी हो गई या ब्राह्मी हो गई, मतलब इस टाइप की उन्होंने मेडिसिन लॉन्च की थी। उसके बाद मेडिसिन के बाद भाई क्या गया, फूड आइटम आ गए, ग्रोसरी आ गई, पूरी की आज की डेट में ग्रोसरी आ रही है, पूरी की पूरी ग्रोसरी आइटम आ रहे हैं। अब इन्होंने क्लोथ की भी कंपनी ओपन करी है, क्लोथ के भी शोरूम ओपन करे हैं। तो देखिए कहाँ से कहानी शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुंच गई। योगा से कहानी शुरू हुई थी और योगा से करते करते कहाँ तक पहुंच गए हैं आज, ठीक है। और सबसे बढ़िया मेड इन इंडिया, इससे लगा हुआ है मेड इन इंडिया का टैग। तो
पर डायवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही कंपनी बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम करती है, उसी को डायवर्सिफिकेशन कहते हैं। एक चीज के ऊपर डिपेंड ना होकर, मेडिसिन के ऊपर डिपेंड ना होकर, जब उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, जैसे डाबर हो गया, डाबर की बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज के टाइप के उसके प्रोडक्ट आते हैं। हनी हो गया डाबर का दंत मंजन भी आता है, डाबर का पेस्ट भी आता है, टूथपेस्ट भी आता है। एंड डाबर के तो आपको पता ही है, डाबर के तो बहुत सारे च्यवनप्राश भी आता है उसका। तो इसी तरीके से डायवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब आप एक चीज के ऊपर डिपेंड ना होकर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर इंगेज हो जाओ। ठीक है, तो डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या होता है, पहले आपको मैं बताता हूँ डायवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। डायवर्सिफिकेशन डायवर्सिफिकेशन मीन, इसका मीन क्या होता है, मीन अ मेजर पोर्शन, अ मेजर proportion a major proportion of the increasing labor force in the agriculture sector, agriculture sector in the agriculture sector need to find alternative या alternate employment opportunities in the other non-farm sector। एग्जांपल दूं इसका मैं आपको, एग्जांपल से जरा क्लियर होगा आपको। पहले आपको डेफिनेशन एक बार इसका जो मीन लिखा है मैंने बताता हूँ। डायवर्सिफिकेशन का मीन क्या होता है, डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मीन अ मेजर पोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव, उनके लिए ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है आपको इन द अदर नॉन फार्म सेक्टर। जो लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हैं उनके लिए इतने ज्यादा इंगेज हैं, कहता है मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स, मेजर प्रोपोर्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज होता जा रहा है। इनके लिए नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज को आपको क्या करना है, फाइंड करना है इन दी अदर नॉन फार्म सेक्टर में। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, जैसे पहली बात तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वर्ड का यूज करते हैं, अगर आप एक लैंड पे पूरे वन क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, एक सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तो वो वाला टॉपिक बच्चों एग्रीकल्चर से रिलेटेड माना जाता है। अगर आप एक ही लैंड पे डिफरेंट क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, वो एग्रीकल्चर का पार्ट होता है, बट उसे नॉन फार्म में ट्रीट करा जाता है। इट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर होता है वो होता तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पर एग्रीकल्चर का मीन्स होता है जब कोई एक फार्मर मोनोक्रॉप कर रहा हो, मोनोक्रॉप फार्मिंग कर रहा हो, मोनोक्रॉप मतलब एक सिंगल क्रॉप की फार्मिंग कर रहा हो। अभी आपको पहले टॉपिक पे ले चलता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ पहले, फिर धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डायवर्सिफिकेशन का मीन्स से आपको पता चल गया होगा, जब इंडिया की एक बहुत बड़ी मेजर पोर्शन है लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है, तो उनके लिए हमें किसकी नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द अदर नॉन फार्म सेक्टर। कुछ अदर फार्म सेक्टर हो जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। जैसे एक फार्मर है भाई, वो इस 4 मंथ वर्क करता है, तो आफ्टर जो 8 मंथ है वो किसी अदर एक्टिविटी में इंगेज हो जाए। तो इस तरीके से आपको कुछ उनके लिए सोर्सेज ढूंढने होंगे या करने होंगे जिससे कि वो पूरे 12 मंथ क्या रहे, एम्प्लॉयड रहे। तो इसके लिए क्या करा जाता है, यहाँ पे डायवर्सिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। इट हैज 2 एस्पेक्ट, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट को पहलू बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सबसे पहला होता है डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें होता क्या है, डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में होता क्या है, डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मीन्स होता है, इट मीन्स
प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ crops rather than one specified crop, one specialized crop, स्पेसिफाइड बोल रहा हूँ मैं, स्पेशलाइज्ड क्रॉप होगा, स्पेशलाइज्ड क्रॉप। इट implies a shift from मोनोक्रॉपिंग, जिस वर्ड का मैं यूज कर रहा था, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखना है ये लिखा गया है मैंने यहाँ पर। इसको पहले आपको क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा लिखने में ही क्लियर हो गया काफी चीज। तो इट मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है भाई? क्रॉप प्रोडक्शन का डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आप क्रॉप के अंदर ही डायवर्सिफिकेशन ढूंढते हो। मतलब जैसे एक बंदा वीट का प्रोडक्शन करता है, तो उसको क्या करें, उसे जैसे राइस की फार्मिंग सिखा दिया है, तो वही वो क्या करेगा, कुछ मंथ क्रॉप को, कुछ मंथ वीट को ग्रो कर लेगा, आफ्टर उसके क्या करेगा भाई, वो फार्मिंग कर लेगा राइस की या पल्सेस की, है ना, या वेजिटेबल्स की फार्मिंग कर लेगा। तो कहता है इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्रॉप रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप। मतलब एक स्पेशलाइज्ड क्रॉप की जगह डिफरेंट क्रॉप को प्रोड्यूस करे। इट इम्प्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोक्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब एक क्रॉप सिस्टम की जगह उसे मल्टी क्रॉप सिस्टम की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, जब भी वो पूरे 12 मंथ क्या कर पाएगा भाई, काम कर पाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज वन एस्पेक्ट ऑफ डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये सबसे पहला वन एस्पेक्ट है। तो दूसरा एस्पेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, उसके अंदर हस्बेंड्री पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे फिशरी करना करेगा। वो छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का, उसके बाद फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट होएगा। ये चैप्टर मतलब यहाँ पे ये बुक के अंदर कुछ बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है वाला टॉपिक, टीआरजे में स्पेशली ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको जरूर आप नोट डाउन करेंगे। सेकंड वाला, अच्छा पहले मुझे एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बता दो कि बच्चा, फिर आगे करते हैं। जितने आप ही बता दो, आप लेट आए हो आज। सर मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। प्रियंका आप बताओ। चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, आप लोग सब सुनना मेरी बात को ध्यान से। मेरे को ये बच्चा बताना बेटा क्या होता है। मैंने आज की क्लास में ना, पहली बात तो आपको मैंने लास्ट क्लास में जो करवाया था, मैंने ये आप एक रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर कर रहे हो। रूरल डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले तो हमने रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन करी थी, फिर हमने उसके की इशू पढ़े थे, फिर हमने देखा था एक रूरल को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है इट इज रूरल क्रेडिट। हमने रूरल क्रेडिट पढ़ा था, उसकी नीड पढ़ी थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट पढ़े थे, फिर हमने उसके सोर्स पढ़े थे। देयर आर टू सोर्स, फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड सेकंड इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। वो हमारे फिनिश हो गए थे। फिर हमने स्टार्ट करा था भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, द प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल, क्रॉप प्रोड्यूस बाय द फार्मर। जो क्रॉप फार्मर प्रोड्यूस करता है और उसके बीच की प्रोसेस होती है हार्वेस्टिंग से लेकर फाइनल सेल्स के, जो बीच की प्रोसेस होती है वो सारी क्या होगी बच्चे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होगी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर हमने 3 पॉइंट डाले थे। 3 पॉइंट डाला था। सबसे पहले मैंने उसके अंदर डाला था मार्केटिंग सिस्टम वाला। मार्केटिंग सिस्टम के अंदर हमने कहा था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और गवर्नमेंट ने उसको किस तरीके से करेक्ट किया है, जो आज हमने करेक्ट वाले पॉइंट आज करे थे, और प्रॉब्लम वाले पॉइंट लास्ट क्लास पढ़े थे। सेकंड पढ़ा था मैंने ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग सिस्टम, जहाँ पे एक फार्मर अपने गुड्स को डायरेक्ट सेल कर सकता है टू दी बायर, मिडलमैन, मतलब मिडलमैन के बिना, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकता है। थर्ड था मार्केटिंग रिस्क। मार्केटिंग रिस्क वाला पॉइंट ना असल में मर्ज हो रखा है इस वाले पॉइंट के अंदर, वो आप आगे पढ़ोगे कि जहाँ पे मार्केटिंग रिस्क को कवर, मार्केट के अंदर रिस्क होता है उसको कवर किया जाता है। तो कवर कैसे किया जाता है? डायवर्सिफिकेशन के थ्रू कवर किया जाता है। तो यहाँ पे आप स्लैश मार्क्स के लिए मार्केटिंग रिस्क को भी लिखते हो कि मार्केटिंग रिस्क के थ्रू कवर कर सकते हो आप, डायवर्सिफिकेशन के थ्रू कवर कर सकते हो। कैसे कवर कर सकते हो? अगर आप पूरा का पूरा डिपेंड हो किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो आप अगर किसी दूसरी एक्टिविटी में लग जाओगे तो आपका जो रिस्क होगा काफी हद तक कम हो जाएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, 4 मंथ में क्या करता हूँ, 4 मंथ में एग्रीकल्चर में लगा रहता हूँ कोई क्रॉप ग्रो करने के लिए, और जो
जो नेक्स्ट 8 मंथ है उसमें सोप का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, डॉल मेकिंग हो गया, है ना, या कोई इंडस्ट्री जो स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्रियां नहीं होती वो ओपन कर दी, जिसमें आफ्टर 4 मंथ एग्रीकल्चर के बाद मैं 8 मंथ उसमें काम करने लग गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मार्केटिंग रिस्क को कम कर देते हैं, जिसके अंदर इसको बोलते हैं डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। डायवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब एक पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है लगातार एग्रीकल्चर के ऊपर, उनको डाइवर्ट कर देना, डाइवर्ट मतलब उनके लिए अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सर्च करना इन अदर नॉन फार्म सेक्टर में। नॉन फार्म सेक्टर का मतलब होता है, वो अभी आगे पढ़ेंगे हम, इसके अंदर एक पॉइंट निकाला गया है सबसे पहले क्रॉप से रिलेटेड। अगर कोई बंदा अपनी लैंड पे सिर्फ एक सिंगल क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सीजन, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ के वेदर सारे पाए जाते हैं, यहाँ पे हर तरह के वेदर मिलेगा, रेनी सीजन में मिलेगा, विंटर में मिलेगा, समर में मिलेगा, है ना। लेकिन अदर जो कुछ कंट्री है वहाँ पे अगर विंटर है तो विंटर ही है, अगर वहाँ समर है तो समर ही है। लेकिन इंडिया एक ऐसी क्लाइमेट है और यहाँ की जो सॉइल है ये बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, हमें नेचर ने गिफ्ट दिया है कि इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हम किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है। तो इसका एक सबसे पहले मैंने पॉइंट बताया, एक एस्पेक्ट बताया मैंने, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फार्मर को बोला जाता है कि आप पूरे साल में एक क्रॉप को प्रोडक्शन ना करके आप मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम करिए, मतलब एक ही लैंड पर आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करिए, जिससे कि आप पूरे 12 के 12 मंथ क्या कर सके भाई, फार्मिंग कर सके और अनएम्प्लॉयड होने से बच सके। तो ये क्यों किया जा रहा है कि जिससे कि भाई वो 8 मंथ अनएम्प्लॉयड ना रहे, ठीक है। तो इसलिए वन सिंगल क्रॉप सिस्टम की जगह है मोनो क्रॉप, मोनो का मतलब ही सिंगल होता है, मोनो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ना, मोनो का मतलब होता है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है, मोनो का मतलब सिंगल होता है, तो सिंगल क्रॉप की जगह उसको मल्टी क्रॉप की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब एक ही लैंड पर में डिफरेंट डिफरेंट क्या करनी चाहिए, उससे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप की फार्मिंग करनी चाहिए। आज मैं बहुत बोल दिया, ठीक है बच्चों, नमन आया भाई, थोड़ा कुछ समझ में? हाँ भाई आ गया, पूरा आ गया भाई। यार सब बोलते बोलते फिर भी गया बच्चों जितनी थोड़ा सा समझ आया। यस सर। हाँ जी, और बेटा सब बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ मैं ये बात, आप सब बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में क्या करवाऊंगा, ठीक है। मैं यार सर क्लास ऑफ कर रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी, बोलिए मानव, बोलो सर मानव। मैंने सर मैं आदित्य हूँ। हाँ तो सर आपने बताया था ना कि एग्रीकल्चर वो होता है ना कि एक साल में एक लैंड पे कोई एक ही टाइप का क्रॉप मतलब ग्रो करना, तो उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो सर अगर अलग अलग जैसे, खेतों में अलग अलग हाँ क्रॉप उगाई जाए तो उसे भी एग्रीकल्चर ही बोलेंगे एक साल के अंदर? बिल्कुल बोलेंगे, वो भी एग्रीकल्चर ही यार। यार वो तो देखो बताऊँ क्या है, आप तो कंडीशन डाल रहे हो ना उसके अंदर कि अलग अलग खेत है यार। अब क्या पूरे इंडिया के अंदर वीट को ग्रो करते हैं क्या? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। जिसके डिफरेंट डिफरेंट लैंड है वो तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप ही ग्रो करेगा। मेरे 4 लैंड है तो चारों लैंड पे मैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप ग्रो कर सकता हूँ, तो एग्रीकल्चर ही होगा वो तो। जैसे अगर आपका एक सिंगल लैंड है और सिंगल लैंड पे आप एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो, इट इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। बट आजकल एग्रीकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, जिसमें हॉर्टिकल्चर के थ्रू, है ना, या उसके वहाँ पे क्या करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए इंडस्ट्री ओपन कर देते हैं कुछ, जो 6 मंथ चलती है, फिर अगेन 6 मंथ वो कुछ क्रॉप ग्रो कर लेते हैं वो, है ना। यस सर। चलिए बच्चों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, ध्यान रखिए अपना, बाय।